Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is our lecture number 26, that is July 1st, 2020, Wednesday. Dear student, again, the book is Grammar and Composition for 9th and 10th class, and the topic is very important one, comprehension of a passage. This is a very important question in your paper, comprehension of passage. I will briefly describe what the comprehension of passage is and how you will solve this question and how you deal with this question. This is your grammar and composition book. You can see the chapter number 5, comprehension of passage. We are going to solve our passages which are unsolved, and this is the exercise number 6. We are going to solve this exercise number 6 of passage number 6. This is unsolved. We will read it out later on. First I explain how we will do this exercise and this question. Look at this sheet. Topic is comprehension of a passage. We start from the first point. Comprehension of a given passage means a complete understanding of it. Comprehension of passage means whatever the passage you have been given, you must understand it completely. You must comprehend it. जो पैसेज आपको दिया गया है, आपसे ये पूछना है क्वेश्चन के ज़रिए कि आप उसको मुकम्मल समझ चुके हैं, आपने उसको कंप्लीट समझा है. what sort of text it is, what sort of information it is. You must have understood it completely and thoroughly. Number 2 point देखें. We are given a passage and some questions that follow the passage. ये आपकी एक उसका तरीका है, मेथड है करने का. आप देख सकते हैं यहाँ पैसेज के बाद क्वेश्चन है, नंबर 6 क्वेश्चन है. ये जो आपका एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, आपकी बुक है. तो नंबर 2 पॉइंट है कि पैसेज के बाद क्वेश्चन दिए होंगे. नंबर 3 जो पॉइंट है आपका, द क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड बाय यूजिंग द मटीरियल गिवन इन द पैसेज. आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपने आंसर देने हैं जो आपके पास पैसेज का मटीरियल है, जो टेक्स्ट है, उसको समझ के, उसको देख के, उसको आपने पढ़ के. ठीक है. तो जैसे ये आपका ये पैसेज है, ये मटीरियल है आपका, ये टेक्स्ट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है, इसको कॉम्प्रीहेंड करना है, फिर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, रीड थ्रू द इंटायर पैसेज एट लीस्ट ट्वाइस. आपने कम अज़ कम जब ये सॉल्व करने लगें तो 2, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 2 दफ़ा आपने उस पैसेज को थॉरोली कंप्लीटली पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है. नंबर 2 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, रीड ऑल द गिविंग क्वेश्चन एट लीस्ट ट्वाइस. जो उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आपने कम अज़ कम 2 दफ़ा ज़रूर पढ़ने हैं. समझ आ रही है आपको. नंबर 3, familiarize yourself with reading comprehension questions. जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनको आप समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन, क्योंकि आपने रेलेवेंट आंसर देना है. ये नहीं कि आप पूरा टेक्स्ट लिख दें, जो क्वेश्चन है उतना ही रेलेवेंट आंसर देना है टेक्स्ट से, उस मटेरियल से निकाल के आपने. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. अगर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो आपके नंबर नहीं आएंगे. जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के रेलेवेंट आंसर आपने देना है. नंबर 4 पॉइंट देखें. फर्स्ट राइट द क्वेश्चन विद द मार्कर, देन राइट द आंसर विद फाउंटेन पेन. आप जब इस करेंगे, इस क्वेश्चन को आप पेपर में करेंगे, तो सबसे पहले आपने मार्कर से, अभी मैं आपको शीट में भी दिखा देता हूँ, नीट
उसको क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे आप अपना फाउंटेन पेन से आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आपने मार्कर से या पॉइंटर से लिखना है, ब्लैक एंड ब्लू, और आपने आंसर फाउंटेन पेन से ब्लू से लिखना है। ये बहुत ज़रूरी है, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन लिख लिए फिर सारे आंसर लिख लिए, नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। एक क्वेश्चन उसका आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिर आंसर। ठीक है जी। नंबर 5 पॉइंट पे आ जाएं। आंसर फ्रॉम ओनली द रेलेवेंट टेक्स्ट, जो उसका जवाब बनता है वही दे, ना ज़्यादा ना कम। पूरा पेज लिखने का और पूरे सारे ही सवाल, एक ही सवाल जवाब, सारे जवाब एक ही सवाल में लिख देने हैं तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर 6 पॉइंट दोबारा लिख लें, इंपॉर्टेंट है। डू नॉट राइट द पैसेज, पेपर में पैसेज जो दिया गया उसको लिखने नहीं बैठ जाना, वो नहीं लिखना, वो जस्ट आपने समझना, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन लिखने हैं, आंसर लिखने, बस। आपने वो पैसेज नहीं लिखना, वो पैसेज आपके समझने के लिए है। तो हम अब इसको, आपका जो आज का नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए उसकी तरफ चलते हैं कि ये आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 6 यानी पैसेज नंबर 6 है, अनसॉल्व्ड। इसको आप यहाँ से पढ़ें, एटलीस्ट आपने ट्वाइस पढ़ना है, 2 दफ़ा पढ़ना है। सम एंड्स ऑफ सोशल इंसेक्ट्स, इट मीन्स दे लिव इन सोसाइटीज़, कोऑपरेट विद one another and do only the work assigned to them. They go out in search of food in an orderly fashion, marching in lines and columns like soldiers. Different groups of social ants have different jobs to do. They manage their affairs through division of labor. Some ants guard and protect their community. They fight with other insects when they attack or raid their colony. They are called soldier ants. Another group gather food for a whole community. The social ants have not learned this division of labor. They have inherited it. This is the passage. और नीचे इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम 1 by 1 इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, what do we mean by social insects? Number 2, why are some ants called social insects? How do ants cooperate with one another? Number 4, what principle do they follow while doing their work? Number 5, why are the members of the certain group called soldier ants? Number 6, how have the ants learned the principal division of labor? ये नंबर 6 क्वेश्चन है। तो ये आपने है, इसमें एक अहम चीज़ जो बार बार आ रही है इस पैसेज में है वो सोशल। सोशल का मतलब होता है द एनिमल्स, द इंसेक्ट, द पीपल, द लिव टुगेदर। इंसान भी सोशल एनिमल है, जो लोग मिल के रहते हैं, घर बनाते हैं, कॉलोनीज़, फैमिलीज़, ठीक है, उनको कहते हैं सोशल। ठीक है जी। तो ये आपने पहला आंसर है। देखें, व्हाट डू वी मीन बाय सोशल इंसेक्ट? आंसर, सोशल इंसेक्ट मीन द इंसेक्ट दैट लिव इन सोसाइटीज़, जो कि एक कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं, सोसाइटी की शक्ल में रहते हैं। कोऑपरेट विद वन अनदर, एक दूसरे के काम आते हैं। एंड डू ओनली द वर्क असाइंड टू देम, और जो काम उनके ज़िम्मे है वही करते हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, इसका मैंने निशान लगाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं। शीट पे आप दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर सम एंट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स? कुछ चींटियाँ जो हैं उनको क्यों सोशल इंसेक्ट कहा जाता है? सम एंट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट बिकॉज दे लिव इन सोसाइटीज़, वो अपने एक सोसाइटी, एक मोहल्ला, एक फैमिली, एक कॉलोनी बना के रहते हैं, इसलिए उनको सोशल इंसेक्ट कहते हैं। सोशल इंसेक्ट की और बड़ी मिसाल ये जो आपके हनी बीज़ हैं, ये हैं, और इसके बाद वस्प जो आपके ये होती हैं, भीड़ वगैरह, ये भी सारी जो मिल के रहती हैं और एक साथ काम करती हैं। हनी बी का तो आपने वो लेसन पढ़ा होगा शायद, उसमें बहुत ज़बरदस्त डिटेल के साथ उनका कैसे वो रहती हैं, कैसे वो अपनी खुराक गैदर करती हैं और किस तरह अपने हाइव को प्रोटेक्ट करती हैं। तो वो सोशल इंसेक्ट की सबसे बड़ी मिसाल है। और यहाँ चींटियाँ हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त जो है सोशल इंसेक्ट है,
और बहुत ही डिवीजन ऑफ लेबर से और प्रोफेशनल काम करते हैं। नंबर 3, हाउ डू एंट्स कोऑपरेट विद वन अदर? द एंट्स कोऑपरेट विद वन अनदर बाय डूइंग ओनली द असाइंड वर्क असाइंड टू देम। वो कोऑपरेट इस तरह जो काम उनके ज़िम्मे है वही करते हैं, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करते। दे डू नॉट इंटरप्ट ईच अदर, दे डू ओनली द वर्क दे आर असाइंड टू। और दिस इज़ व्हाट द एक्चुअली डिसिप्लिन इज़, हाउ टू लिव इन एज ए सोशल लाइफ, कि डू योर ओन वर्क एंड डू नॉट डिस्टर्ब एंड इंटरप्ट अदर्स। Question number 4, what principle do they follow while doing their work? While working, they follow the principle of division of labor, यानी अपना काम जो उनके ज़िम्मे काम है, जिसके some insects gather food, some insect build hive, छत्ता जो होता है, some insects जो होते हैं वो they protect and guard। तो इस तरह हर किसी का एक अपना काम है और वो वही अपना काम करता है। Question number 5, Why are the members of the certain groups called soldier ants? कुछ उनमें से होते हैं जो फौजी, जिन्हें चूटियाँ कहते हैं, जो गार्ड का काम करते हैं, वो उनका क्या काम है? द मेंबर ऑफ द सर्टन ग्रुप आर कॉल्ड सोल्जर एंट्स। कुछ उस ग्रुप में से कुछ एंट्स को सोल्जर एंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, क्योंकि वो अपने जो कम्युनिटी होती है, जो अपना इलाका होता है, जो अपना छत्ता है, जो हाइव है, या जो उनकी रहने की जगह है, उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसको गार्ड करते हैं। दे फाइट विद अदर इंसेक्ट व्हेन दे आर अटैक्ड। जब उन पे हमला होता है तो वो जो अटैकर्स होते हैं उनसे अपने हाइव को वो महफूज करते हैं और बचाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव द एंट्स लर्न द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? ये लास्ट आपकी बुक पे भी है कि वो कैसे सीखते हैं। वो सीखते कोई नहीं है, दे हैव इनहेरिटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन लेबर। ये अल्लाह की तरफ से उनकी इंस्टिंक्ट में होता है, वो ख़ुद ब खुद इसको सीख चुके होते हैं, उन्हें इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये इनहेरिट करते हैं, अपनी विरासत में मिलते हैं। बहुत सारी जो हैं एनिमल्स वो इनहेरिट करते हैं, उनको चीज़ें नहीं सिखाया जाता। जैसे ये आपके टर्टल्स हैं, ये टॉर्टोइज हैं, ये जब पैदा होते हैं अपने अंडों से निकलते हैं तो फ़ौरन ही समंदर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, कोई उनको सिखाता नहीं, कोई उनको बताता नहीं। तो ये आपका जो है आज पैसेज नंबर 6 हो गया है अनसॉल्व्ड। इसको आपने अच्छी तरह अपनी ग्रामर बी कॉपी पे करना है। पहले पैसेज लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, लेकिन पेपर में आपने पैसेज नहीं लिखना, वहाँ आपने सिर्फ इस तरतीब से जो मैंने आपको ये बताई है, पहले क्वेश्चन मार्कर से, फिर आंसर आपने फाउंटेन पेन से लिखना है और इस तरह ये आपने सॉल्व करनी है। तो ये आपकी आज जो है एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे और इसी तरह हम कैरी ऑन करेंगे। जो हमने अपना सिलेबस 14 जुलाई तक दिया था वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन होपफुली आपकी क्लासेस एक्सटेंड होंगी टिल 13 अगस्त। तो इंशाल्लाह आपको नया सिलेबस मिल जाएगा और इस काम को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।